नहीं साथियों। और मेरे से बार बार कहा जा रहा था कि अब लगभग बचे हैं हमारे पास 100 दिन यूपी पीसीएस जो 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है हम थोड़ा चलते चलते उसके बारे में बात करेंगे। तो अब लगभग जो 100 दिन बचे हैं उसकी स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। उसमें सबसे पहला ये है कि अभी इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि सर 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लें या कोई करेंट अफेयर्स का ऐसा शॉर्ट वीडियो देख लें जिससे मेरा करेंट अफेयर्स ख़त्म हो जाए, या 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सर्च करके। भरपूर समय है, 100 दिन इतना समय होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ खासतौर पे यूपी पीसीएस के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है, इनकेस आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो 100 दिन में प्री जीरो से निकल जाएगा। बेसिक्स आप आराम से करोगे ना तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं करना है, हम लोग को बहुत ज़्यादा इस पर भी परेशान नहीं होना है कि हमारा अभी नहीं तैयार है या हम अभी शॉर्टकट की ओर भागें, वो बिल्कुल उसमें परेशान नहीं होना है। कहने का मतलब है अगर मैं 100 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँ अभी कि हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहला ये है मुझे आपसे जो कहना है कि यार सबसे पहले एनसीईआरटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 क्लास की आप एनसीईआरटी ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस खासतौर से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये बेसिक टेक्स्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। चाहे आप कितने भी क्वेश्चन देख लें पुराने, वो 200 लोग बताएंगे कि घटना चक्र से आया, यहाँ से आया, अपनी किताब निकाल देंगे कि यहाँ से आया। मैं चूँकि हर बार खुद प्रीलिम्स क्वालिफाई करता था और बड़े क्लियर करता था, मेरे हिसाब से अगर आपका बेसिक क्लियर है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसको ये बात पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है डायरेक्ट। उसके बाद हाँ, घटना चक्र ने एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन बना दिया, एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यूज़ कर लिए, वो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट है, वो एनसीईआरटी ही है और वही आता है। इसके अलावा यूपी पीसीएस और कोई मेरे हिसाब से डिमांड नहीं करता है। तो एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट की ज़रूर कर लीजिए। तो ये मेरा पहला सजेशन रहेगा। दूसरा सजेशन ये रहेगा, अभी मूल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मूल चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है जैसे आपके जो लास्ट में देखो, कहने का मतलब जब हम बात करते हैं ना कि हमें 100 दिन की स्ट्रेटजी क्या हो, तो हम क्या करते हैं, हम रैंडम भागने लगते हैं। रैंडम भागने से अच्छा अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कीजिए। अपने आप को देखिए कि यार 100 दिन जो अभी बचे हैं लगभग एग्ज़ाम को, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं किस लेवल पर जाना चाहता हूँ और मेरा आज का लेवल क्या है। हमेशा टारगेट में रखिए, आज का मेरा लेवल अगर ये है और मुझे यहाँ जाना है तो मुझे कोई पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे जाऊँगा, या मैं सीधा जाऊँगा, या मैं नीचे से घूम के जाऊँगा। बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जिस पाथ से आपको जाना है, लेकिन पहुँचना यहीं पे है जो आपका टॉप लेवल होगा, जो 100 दिन के बाद होगा। अब इसमें जाने में बीच बीच में कई सारे जो रूट है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ये वाला पाथ जाऊँगा, शॉर्टेस्ट पाथ है। इसको जाने के लिए बीच में छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं कि ये क्रॉस करूंगा इसका मतलब मैं ये रास्ते पे सही बढ़ रहा हूँ, ये क्रॉस करूंगा मतलब मैं सही बढ़ रहा हूँ, ये क्रॉस करूंगा मतलब सही बढ़ रहा हूँ। अब वो चेक पॉइंट्स क्या हैं, थोड़ा उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला चेक पॉइंट है टेस्ट में आपके नंबर। ये सीधा चेक पॉइंट है। जैसे आज मान लीजिए मुझे लगता है कि यार हाँ, मुझे अब 100 दिन की स्ट्रेटजी बनानी है, तो चलो मैं एक वीडियो देख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे बड़ा ईजी होता है हमारे लिए ना, हम तुरंत यूट्यूब पर सर्च करेंगे 100 दिन की स्ट्रेटजी, फिर हमें एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो वही मिलेगा जो बच्चा खुद कभी उसका प्री नहीं निकला है, लेकिन अब उसको वीडियो बनाना है भाई 100 दिन की स्ट्रेटजी, तो बना ही देगा। 110 दिन, 100 दिन, 50 दिन, उसको भाई उसी पे व्यूज़ आ रहे हैं, उसी से मार्केटिंग चल रही है, तो वो बनाते रहेगा। हम वही देखते हैं और ख़ुद भी फेल होते हैं। यार देखो, किसी की कॉमन स्ट्रेटजी नहीं होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। कभी भी आपकी स्ट्रेटजी कॉमन नहीं होगी कि हमने एक चीज़ ही बनाया और जैसे जो मेरी स्ट्रेटजी हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल ना हो, ये भी हो सकता है। इसका बेस्ट तरीका ये है अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। कैसे बनाएंगे? फुल लेंथ टेस्ट उठाइए, एक फुल लेंथ टेस्ट उठाइए। जैसे आज है आपका, मान लीजिए आज है आपका सैटरडे या संडे है, मान लीजिए संडे है, आप एक फुल लेंथ टेस्ट बनाइए, एक उठाइए, उसको दीजिए। उसमें अपने मार्क्स देखिए कितने मार्क्स हैं। तो मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 50 या 60। अब देखिए मेरा टारगेट मार्क्स कितना है, तो टारगेट मार्क्स मान लीजिए रखें आपने 130 कि भाई मुझे 100 नेट एग्जाम में सही करना है, मतलब मुझे 130 नंबर मुझे चाहिए होंगे, तो मेरा टारगेट मार्क्स है 130। अब देखिए मैं क्या फॉलो करूंगा, कौन से चेक पॉइंट है। मैंने कहा ना कि चेक पॉइंट्स फिर आपको एक एक बढ़ना है। तो हाँ भाई, हिस्ट्री में मुझे इतने नंबर लाने हैं, तो जैसे मान लो 20 नंबर मुझे हिस्ट्री में लाने हैं, 25 नंबर मुझे ज्योग्राफी में लाने हैं, 40 नंबर मुझे करंट अफेयर्स लाने हैं। तो वो आपने एक एक चेक पॉइंट डिसाइड किया है, उसको बढ़ना है। हर चेक पॉइंट के लिए 2-2 टेस्ट सीरीज़ लगाइए। जैसे मान लो हिस्ट्री में आपको नंबर 20-25 चाहिए, तो 2 टेस्ट सीरीज में डिसाइड कीजिए कि भाई मैं 2 टेस्ट लगाऊंगा, देखूंगा
प्रॉपर शेड्यूल वाइज कि हाँ मेरे हिस्ट्री में नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और उसको रटूंगा। सबसे ज़रूरी बात यह है, जो हम सोचते हैं कि प्री ऐसे निकल जाएगा, बिना रटे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा प्री बिना रटे। आपको रटना पड़ता है शुरुआत में। इवन आप अगर एक बात कहेंगे, जैसे मैं इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा छोटा होता पैदा होता है तो वो नहीं जानता है कि किसको पापा बोलना है, किसको मम्मी बोलना है। जितने लोग जब उसको बार बार उसके मम्मी पापा उसको बार बार सिखाते हैं मम्मा पापा ऐसे बोलते रहो, तो क्या करता है, कोई भी आता है तो उसके सामने मम्मा पापा यही बोलता है। उसको पता नहीं है किसको, पहले वो रटता है। कहने का मतलब पहले उसको रटाया जाता है कि देखो मम्मा पापा बोलना है, फिर वो समझता है अच्छा मम्मी का मतलब ये होता है, पापा का मतलब ये होता है, अब मम्मी पापा इनको बोलेंगे। उस समय के साथ होता है, चीज़ें समय के साथ बनती है ना। यही आपको करना है, स्टार्टिंग में रटना है, पहले शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री का आपने टेस्ट दिया, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का आपने टेस्ट दिया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। 100 दिन में प्रॉपर प्लान कर लीजिए कि मुझे इतने टेस्ट लगाने हैं। मुझे मान लो 25-30, जैसे मैं अगर आपको सुझाव दूं तो मैं ये कहूँगा कि अब समय के साथ हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन एक आप टेस्ट लगाइए, जिससे आपके नंबर ऑफ टेस्ट लगभग 30-35 तक मिनिमम पहुँच जाए। मिनिमम 35 टेस्ट लगाइए। तो ये आप करने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हाँ भाई हिस्ट्री मुझे देना है। अब टेस्ट दे के ये नहीं कर दिया कि उसको फेंक दिया। टेस्ट दे के उसके बाद ज़्यादा समय दीजिए टेस्ट सीरीज़ के। टेस्ट लगाने के बाद ही असली काम शुरू होता है। देखिए कि नंबर कैसे बढ़ेंगे, मैंने क्या गलतियाँ की, छोटी छोटी क्या मिस्टेक्स रहीं। शॉर्ट नोट्स बनाइए टेस्ट का और उसको नोट कीजिए, ताकि आपके जो नंबर हैं अगले टेस्ट में इम्प्रूव हों। तो जो मैंने कहा चेक पॉइंट्स हैं बीच बीच में, उसको आप टच डाउन कीजिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात है जो स्ट्रेटजी में आती है, वो ये है प्लानिंग, अपने टाइम टेबल की प्लानिंग। हम क्या करते हैं, रैंडम चीज़ें करते हैं। जैसे रैंडम चीज़ों का एग्जांपल एक कि मान लीजिए हमने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, बिल्कुल करिए, अच्छी बात है, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने क्या किया, शुरुआत में 8 घंटे रैंडम उस पर बैठने लगे, 10 घंटे बैठने लगे, है ना। फिर मान लो जो क्रैश कोर्स पढ़ा है वो अचानक से गायब हो गया, क्लास ही नहीं आ रही है, या क्लास आ गई तो फिर हम बैठ गए। हमारा शेड्यूल नहीं फिक्स है। अपना शेड्यूल बनाइए कि भाई हम एक क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब एक क्लास करेंगे, बाकी पूरे दिन में हम अपनी जो चीज़ें डिसाइडेड है मेरी कि हाँ मुझे टेस्ट लगाना है। सपोज़ आप डिसाइड करिए और कि मान लिया आपने डिसाइड किया कि संडे को मुझे हिस्ट्री का टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी, तो एक टाइम रखिए कि भाई 1-1.5 घंटा मैं क्रैश कोर्स की क्लास करूँगा, बाकी मैं फोकस करूँगा हिस्ट्री पे, कि जब संडे को मैं हिस्ट्री का टेस्ट दूँ तो पूरे एफर्ट के साथ। क्रैश कोर्स से रिवीजन चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, पैरेलल चलने दीजिए, उसको बीच में बाधा मत बनने दीजिए अपने चेक पॉइंट्स के। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका चेक पॉइंट 130 नंबर, बीच में हमने छोटे छोटे 25-25 नंबर का स्टॉपेज लगा रखा है, तो उसके मामले में कोई और चीज़ बाधा नहीं आनी चाहिए। सपोज़ आपने कोई देखा मार्केट में कोई नई किताब आ गई, मान लीजिए मैंने कोई नई किताब लॉन्च कर दी कि भाई ये किताब पढ़ोगे, इसमें डायरेक्ट प्रीलिम्स के एकदम छप जाएंगे क्वेश्चन, आप पढ़ने लगे। इसको अपने चेक पॉइंट्स में बाधा मत आने दीजिए। 1-1.5 घंटा आपने अलग समय जो रखा है उसमें करते रहिए। ये नहीं कि आपने पूरा टाइम दे दिया किताब पढ़ने में, जो आपने सृजन किया था, जो आपने अपना बनाया था, वो आपने बिगाड़ दिया। तो ये गलती हम लोग जनरली एक्सपीरियंस ये गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नई चीज़ को फॉलो करने के चक्कर में जो हमारी मजबूती है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको हम भूल जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि उसको मत भूलिए। अपना चीज़ें पहली प्रायोरिटी है, दूसरी चीज़ अपने आप उसको फिर फॉलोअप कर लेंगे, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद एक जो बात आती है वो ये आती है कि आप लास्ट में परेशान होते हैं। जैसे अभी मान लो एग्ज़ाम के 10 दिन बचेगा या 5 दिन बचेगा, तब आप परेशान हो गए कि यार वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सर, क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये अभी डिसाइड करना है। ये चीज़ लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं टालनी है। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक यही चीज़ होती है। जैसे आपने मान लिया लास्ट में मैंने वीडियो बनाया, सपोज 1 हफ्ता पहले मैंने आपको बताया, भाई अपना एक्सपीरियंस ही मैं शेयर करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगा। तो मैं चूँकि एग्ज़ाम में 150 अटेम्प्ट करता था, मैं कभी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता था। एक भी मेरे OMR अगर आप लोग पास होगा एक बार शेयर कर दीजिएगा, लोगों को लोग देख भी लेंगे। OMR चूँकि UP PCS में OMR मिल जाता है, मैं कभी भी एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता था एग्ज़ाम में, पूरा का पूरा 100% अटेम्प्ट करता था, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं जब टेस्ट सीरीज़ भी लगाता था मैं यही करता था, भाई जब मैं टेस्ट सीरीज़ में 150 अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं एग्ज़ाम में कैसे कम अटेम्प्ट करके आऊँगा, चांस ही नहीं है। तो मैं यही काम तब भी करता था, यही काम मैं एग्ज़ाम के दिन भी करता था। टेस्ट सीरीज़ में मेरे नंबर ज़्यादा आते थे, एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आते थे। यही आपको करना है, टेस्ट सीरीज़ में ही अटेम्प्ट करके देखिए कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को असली एग्ज़ाम की तरफ फॉलो अप कीजिए कि हाँ भाई ये असली एग्ज़ाम है,
असली एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वही फील कीजिए। क्योंकि कई लोग हमारे में ये भी दिक्कत करेंगे, एग्ज़ाम में सर वो आती आती चीज़ें गलत हो गई। कैसे गलत हो जाएंगी? इसका मतलब है कि जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको घर पे प्रैक्टिस करने के समान कर रहे हैं। घर पे प्रैक्टिस कीजिए तो उसको ये फील करके कीजिए कि असली एग्ज़ाम है, बिल्कुल यही एग्ज़ाम है, इसी तरह से देना है एग्ज़ाम और यही कंप्लीट करना है। हम लोग इसी को गड़बड़ी कर देते हैं। तो टेस्ट सीरीज में ही डिसाइड कीजिए कि मुझे 150 अटैम्प्ट करना है या मुझे 200 अटैम्प्ट करना है। 200 तो आता ही नहीं है। सीसैट में क्या करना है, कितने अटैम्प्ट करने हैं, कौन से पोर्शन सीसैट के अटैम्प्ट करने हैं, ये आप टेस्ट सीरीज़ में ही फॉलो करेंगे और टेस्ट सीरीज़ में ही डिसाइड करेंगे कि मुझे कितने अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट वाले में मेरा एक सुझाव आपको ये रहेगा कि कोशिश करिए मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की। तो मान लीजिए, जैसे मान लो आपके पास 2 घंटा समय है, 2 घंटे में मान लो आप 1.5 घंटे में 120 अटैम्प्ट करते हो, फिर आपको लगता है आप सेफ जोन में हो, अब नहीं करूँगा अटैम्प्ट। मैं सुझाव दूंगा इससे हटो, मानसिकता चेंज करो। जो आप 1.5 घंटे मान लिया आपने 120 अटैम्प्ट किया, आपका आधा घंटा बचा है, बाकी 30 क्वेश्चन पे भी धक्के मारो खुद को। टेस्ट सीरीज में देखो कितने और हो सकते हैं, कौन से और क्वेश्चन टच किए जा सकते हैं। थोड़ा भी हिंट लग रहा है उसको टच कर दो, थोड़ा भी हिंट लग रहा है उसको टिक मार दो। ये एफर्ट मारो, फिर देखो कितने नेट हमारे और सही बन रहे हैं। आप देखोगे, मान लो आपने 120 अटैम्प्ट किए थे पहले 1.5 घंटे में, और आधे घंटे मान लो अपने 20 क्वेश्चन और अटैम्प्ट किए, तो हो सकता है उसमें आपका 12 गलत हो जाए। ठीक है, 12 गलत हो जाए, 8 से हो जाए। आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा निगेटिव हो गया है ना, मेरा इतना ज़्यादा क्वेश्चन निगेटिव हो गया, अब मैं क्या करूं। मैं आपसे बता रहा हूं, आपने 8 सही किए हैं, 12 गलत किए हैं, तो भी आपके नेट 4 सही बन रहे हैं। और नेट 4 सही आपको पता नहीं है कितने लोगों का सिलेक्शन बिगाड़ देता है, कितने लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है वो नेट 4 क्वेश्चन। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा इस तरीके से इसको फॉलो कीजिए कि जितना हो सके उतना लगाइए, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। जो आधे घंटे में आपने अटेम्प्ट किया है, तो जब मॉडल आंसर देखिए उसको अलग बना लीजिए कि यार इतने क्वेश्चन मैंने बाद में अटेम्प्ट किए थे, इतने क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा था, अब मैं देख लेता हूँ मेरे कितने सही हो रहे हैं नेट। फिर उसको मॉडल आंसर से सबसे पहले देखिए कि क्या मैं करता कि ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। मान लो सपोज, मान लीजिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, मान लीजिए तुलसी के पत्ते में क्या मिलता है, समथिंग कुछ है। अब आपने क्या किया, अब आपने कुछ भी टिक मार दिया। मान लो सपोज आपने तुलसी के पत्ते में मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, और आपने टिक मार दिया आपने फिनफ्थलीन। मान लो एक ऑप्शन में था, आपने फिनफ्थलीन टिक मार दिया। अब मॉडल आंसर में देखिए क्या कहना चाह रहा है मॉडल आंसर। सोचिए यार, हाँ तुलसी का पत्ता तो हम चाय में पीते हैं, तो चाय में क्यों पियेंगे, तुलसी के पत्ते को कहा जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। तो वो सोचिए, मॉडल आंसर साथ वो बात सोचिए, आप देखेंगे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे और बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 चीज़ें हैं लास्ट में। सबसे पहला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं अगर आपसे कहूँ तो मैंने पहले ही बताया था, करंट अफेयर्स बेसिक से करिए। करंट अफेयर्स का मतलब मार्केट में बहुत गलती है, और मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ाता भी था करंट अफेयर्स पहले। मैं आपसे एक बात बताऊँगा, मार्केट में इतनी बेवकूफ़ी है करंट अफेयर्स को लेकर। लोगों को लगता है कि मैं घटना चक्र कर लूँगा या आई दृष्टि कर लूँगा, या कोई मैं वीडियो देख लूँगा आई दृष्टि या घटना चक्र से रिलेटेड मेरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स ये है ही नहीं। लोगों को लगता है, देखो जब हम बेसिकली, मैं आपको इस बारे में एक थोड़ी कहानी बताऊँगा। लोगों को ये फील आता है, आप इधर आ जाए मैं इधर, लोगों को ये फील आता है कि मेरा सिलेक्शन रुक गया करंट अफेयर्स की वजह से। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स की वजह से कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन रुकेगा हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। हमने करंट अफेयर्स को मान रखा है, जैसे मान लो पूछे कि विंबलडन का घास इस बार कौन से क्वालिटी की थी, और हमने लिखा कि कोई अल्फ़ा घास थी, समथिंग विंबलडन की घास, जो भी हमने लिखा, लोगों को लगता है कि यही करंट अफेयर्स है। विंबलडन कौन जीता, यही करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स ये नहीं है। मैं आपसे यही बात बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं यही फॉलो करता था, मेरा हर बार होता था, इसलिए मैं इस बार भी आपको यही समझाऊंगा। करंट अफेयर्स का मतलब ये है, अगर आप पॉलिटी की भी बात कर रहे हैं, सपोज़ आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है और पॉलिटी का अगर कोई आर्टिकल आया तो वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अगर आप मान लो आप हिस्ट्री का कोई, आपने देखा कि हिस्ट्री में सपोज मान लो हम्पी में कोई खुदाई हुई, कर्नाटक में कोई बात हुई, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये अगर हिस्ट्री पूछ रहा है तो वो भी करंट अफेयर्स के कारण ही हिस्ट्री में पूछ रहा है, नहीं तो नहीं पूछ रहा है, नहीं तो नहीं पूछेगा। पॉज कर देना एक बार। हाँ, तो मैं करंट अफेयर्स पे बता रहा था, वो थोड़ा सा यार बड़ा ये हो गया।
कुछ लग गया ना यहाँ पे सबके हमारे हो जाएगा सर। ठीक है। तो मैं बेसिकली करंट अफेयर्स से आप लोगों को बता रहा था कि करंट अफेयर्स में पॉलिटी के क्वेश्चन भी जो होते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है, इस वजह से होता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी रैंडम उठा के यूपीपीसीएस या यूपीएससी पूछ देगा। तो करंट अफेयर्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ या तो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो एक बेसिक सोर्स है, नहीं तो जो जैसे मैं अब इस वक्त नहीं मैगजीन आ रही है नहीं आ रही है मुझे बहुत नहीं पता, जैसे मैं फॉलो करता था विजन की मंथली मैगजीन, तो वो मेरा मंथ वाइज पूरा कंपाइलेशन सही से रहता था। लास्ट में आप जो है आई दृष्टि जो घटना चक्र की है वो एड ऑन है, एक बात समझिएगा, वो ऐड ऑन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप वेफल खाते हैं, सपोज वेफल खाते हैं, आप बर्गर आप खाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो बर्गर बेसिक है। या आप सपोज आप बिरयानी मंगा रहे हैं, मान लीजिए अब आप बिरयानी मंगा रहे हैं तो बिरयानी आइसक्रीम, हाँ वो बेसिक है। अब उसमें बोलता है ऐड ऑन कर लो, कहता है कि इसमें आप सब्जी अपने मन की वेजिटेबल बढ़वा सकते हैं, या उसमें कहता है कि आप वेफल में चॉकलेट एक्स्ट्रा आपको चाहिए या न्यूटीला एक्स्ट्रा चाहिए, ऐड ऑन लिखा होता है ऐड ऑन। आई दृष्टि ऐड ऑन है। हम लोग क्या करते हैं, आई दृष्टि को बेसिक मानते हैं कि नहीं हमको चॉकलेट दे दो, न्यूटीला वेफल तुम खा जाओ। हम लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, हम करते हैं कि नहीं बिरयानी नहीं चाहिए हमें, केवल वो चाहिए रायता। ये रायता है, बिरयानी पेट भरेगा, बिरयानी बहुत ज़रूरी है खाना। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स को हम इस तरीके से ना पढ़ें कि अभी से मैं देख रहा हूँ लोग अभी पगलाए हुए हैं, सर घटना चक्र आई दृष्टि ये वो, अरे कुछ नहीं, अभी बेसिक पढ़ो, अभी समय है, 100 दिन भरपूर समय है करंट अफेयर्स पढ़ने का। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। तो मैं आपको रिवाइज एक बार करा दूं, मैंने आपसे सीसैट के बारे में बात कर ली कि उसको देख लेना है, मैंने आपसे करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ली, मैंने आपसे बात कर ली अभी बेसिक्स क्या करना है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, मैंने आपसे बात कर ली टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, मैंने आपसे ये भी बात कर ली कि कैसे चेक पॉइंट्स क्रिएट करना है। लास्ट बात जो अभी पल्लव सर ने बोला कि सर मेंस कब तक पढ़ना है, ये भी एक बार डिस्कशन कर दीजिए। मेंस का मेरा ये सुझाव है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। बेसिकली कंफर्टेबल का ये मतलब है, मान लो आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स हो भी जा रहा है, जैसे मैं वही कह रहा हूँ, देखो इन सारी बातों का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आंसर है। कोई मैं आपको एक आंसर दे सकता हूँ कि देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेंस ना 1 महीना पहले तक पढ़ना चाहिए, या मैं मुहूर्त देख के बता दूँ आपसे कि 2 महीने पहले तक मेंस कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, मैंने 3 महीने पहले मेंस का तैयारी करना बंद कर दिया था, मैं प्रीलिम्स से पूरी तरह से फोकस हो गया था, बेसिकली टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग बंद कर दी थी। लेकिन जब मैं वही लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने 10 दिन 5 दिन पहले तक मैंने 2-2 आंसर लिखे हैं, कॉपियाँ चेक की हैं। मैं सृजन में हम लोग काम करते थे, हम लोग क्रैश कोर्स बनाते थे, क्रैश कोर्स अभी भी बनाते थे, तो प्रॉपर हम क्या करते थे उसमें लास्ट दिन तक जो है पढ़ाते थे। कोई टेंशन नहीं है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। मान लो आपका 2 अटेम्प्ट है और आपका प्रीलिम्स हर बार निकल जाता है, 15 दिन पहले तक मेंस के 2-2 आंसर लिखो, 2-2 ही आंसर तो लिखना है। ये थोड़ा ना कोई आपकी किडनी लीवर मांग रहा है, आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। आप वैसे भी बोर हो जाओगे, भाई आपका 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स लगातार निकल जा रहा है, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना एक उस व्यक्ति को पढ़ने की ज़रूरत है जिसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। ठीक है, आपको वो एप्टीट्यूड आ चुका है आपके अंदर, आप 15 दिन पहले भी मेंस के 2 आंसर लिखना बंद करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जिसका मान लो प्रीलिम्स का पहला अटेम्प्ट है, जिसका कभी आज तक प्रीलिम्स निकला ही नहीं है, आप 2 महीने पहले बंद कर दो आंसर राइटिंग करना, वो आधा घंटा वो भी बचा लो, वो भी आप प्रीलिम्स पे दे लो। जो कंफर्टेबल है प्रीलिम्स को लेके लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी तीसरी कैटेगरी है कि भाई सर आता है, चीज़ें बाउंड्री पे रह जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है, 4-5 क्वेश्चन से रह जाता है, हमें लगता है मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस कारणवश नहीं क्लियर होता है। वो भी 15-20 दिन पहले तक एक आंसर लिख लें, 2 आंसर लिख लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है 1-2 आंसर लिखना, कॉपी लिया लिख दिया। मैं आपसे बता रहा हूँ सबसे घातक क्या होता है, प्रीलिम्स निकल गया और मेंस में हम 0 है, फिर मेंस के समय रोते हैं, परेशान होते हैं, कुछ नहीं आ रहा है सर, अब बताइए सर क्या करना है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, वो गड़बड़ी मत करिए। तो कहने का ये मतलब है आप कंफर्टेबल जब तक हो, आधा घंटा ही मेंस की प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि हम 4 घंटा आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली, 3 घंटा नहीं, आधा घंटा 2 आंसर लिख रहे हैं, 1 आंसर लिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 घंटा लगता है 2 आंसर लिखने में, तो आप बंद कर दीजिए मेंस का लिखना। तो मुझे ये आपको सुझाव देना था। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी पढ़िए, सभी आगे बढ़िए। मेरा लाइफ कुछ भी रहे कमेंट सेक्शन में बताइए, और सभी की सेवा और सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत।